आज 12 अगस्त है और आज ही के दिन साल 1997 में भारतीय संगीत की दुनिया ने एक ऐसा नाम खो दिया था जिसने दिल्ली की एक छोटी सी दुकान से अपना सफर शुरू किया था। न कोई फिल्मी खानदान न संगीत की कोई बड़ी विरासत, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। नाम था गुलशन कुमार। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ सफर कैसे करोड़ों के संगीत कारोबार तक पहुंचा, कैसे भजन और सस्ते कैसेट बेचने वाला एक आम कारोबारी भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में शामिल हो गया, कैसे अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साधना सरगम जैसे कलाकारों को बड़े मंच मिले और फिर कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद एक दिन ऐसा आया जब उनकी जिंदगी हमेशा के लिए थम गई। आज उनकी पुण्यतिथि पर जानते हैं गुलशन कुमार की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेश राय और आप देख रहे हैं बोले भारत का खास शो आज का इतिहास। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1991 को दिल्ली में हुआ था। घर साधारण था और परिवार का कारोबार भी बहुत बड़ा नहीं था। उनके पिता चंद्रभान फल और जूस की दुकान चलाते थे। गुलशन कुमार ने बचपन से ही परिवार के इस काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। दिन दुकान पर गुजरता था, लेकिन उनकी नज़र हमेशा कुछ नया करने पर रहती थी। उन्होंने देखा कि लोगों को संगीत सुनने का बहुत शौक है, लेकिन इस दौर में कैसेट आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ करते थे। गुलशन कुमार ने इसी में अपना मौका देखा। उन्होंने कम कीमत में कैसेट लोगों तक पहुंचाने शुरू किए, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत बना भक्ति संगीत, भजन, आरती, धार्मिक गीत, ऐसे संगीत जिसे लोग सिर्फ सुनना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते थे। गुलशन कुमार ने भक्ति संगीत को सस्ते कैसेट के जरिए छोटे शहरों और गांव तक पहुंचाना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी कैसेट की मांग बढ़ती गई और एक छोटी सी दुकान का कारोबार बड़े संगीत व्यवसाय में बदलने लगा। साल 1983 में उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज की नींव रखी, जो आगे चलकर टी सीरीज के नाम से देश दुनिया में पहचानी गई। लेकिन एक दिलचस्प बात शायद बहुत कम लोग जानते हैं, गुलशन कुमार सिर्फ म्यूजिक कंपनी चलाने वाले कारोबारी नहीं थे, वो खुद भी गाते थे। भजन और धार्मिक गीतों में उनकी अपनी आवाज सुनने को मिलती थी। उनके नाम से कई भजन और भक्ति गीत रिकॉर्ड हुए। यानी जिस शख्स ने आगे चलकर अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम और साधना सरगम जैसे कई गायकों को बड़े मंच तक पहुंचने का मौका दिया, वो खुद भी संगीत से उतने ही गहरे जुड़े हुए थे। शायद यही वजह थी कि गुलशन कुमार सिर्फ संगीत को कारोबार की तरह नहीं देखते थे, वो संगीत को जीते थे। और फिर आया वो दौर जिसने टी सीरीज की पहचान ही बदल दी। साल 1990, फिल्म थी आशिकी। नदीम श्रवण का संगीत, कुमार शानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज और गुलशन कुमार की जबरदस्त मार्केटिंग, फिल्म के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए। आशिकी का म्यूजिक इतना फेमस हुआ कि टी सीरीज घर घर का नाम बन गया। अनुराधा पौडवाल कंपनी की सबसे चर्चित आवाजों में शामिल हो गई। इसी दौर में सोनू निगम को भी टी सीरीज के जरिए बड़ा मंच मिला। आगे चलकर सोनू निगम भारतीय संगीत के सबसे लोकप्रिय गायकों में शामिल हुए। गुलशन कुमार की खासियत सिर्फ कारोबार बढ़ाना नहीं था, वो नई आवाज को पहचानने और उन्हें मौका देने का हुनर भी रखते थे। लेकिन कामयाबी के साथ खतरे भी बढ़ते गए और फिर आया 12 अगस्त 1997। मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर से निकलने के बाद गुलशन कुमार पर हमला हुआ। इस हमले में उनकी जान चली गई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 46 साल थी। मामले की जांच और मुकदमे के दौरान अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों पर आरोप लगे। साल 2002 में अब्दुल रऊफ मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। गुलशन कुमार चले गए, लेकिन उनका बनाया हुआ संगीत कारोबार नहीं रुका। उनके बेटे भूषण कुमार और भाई कृष्ण कुमार ने टी सीरीज की जिम्मेदारी संभाली और आज टी सीरीज दुनिया के सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में गिनी जाती है। लेकिन गुलशन कुमार की असली विरासत सिर्फ एक बड़ी कंपनी नहीं है, उन्होंने भक्ति संगीत को घर घर पहुंचाया, कम कीमत में संगीत आम लोगों तक पहुंचाया, नए कलाकारों को मंच दिया और आशिकी जैसे संगीत ने भारतीय फिल्म म्यूजिक को नया बाजार दिया। 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, लेकिन उनका संगीत आज भी सुनाई देता है। कभी किसी मंदिर में बजते भजन के रूप में, कभी किसी पुराने कैसेट की याद बनकर और कभी किसी नए गायक की आवाज बनकर। ये हमारी खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे इतिहास के नए अध्याय के साथ, तब तक ले लीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।